बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आपका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपका करवा रहा हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों की क्या प्रकृति थी और उनके बीच में उत्पन्न तनावों के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। मतलब भारतीय जो संघीय व्यवस्था को लागू किया गया, जैसे आपने भारत सरकार अधिनियम 1935 को पढ़ा, उसमें प्रांतीय स्तर से आपके सामने द्वैध शासन है वो कहां पर लागू कर दिया जाता है? केंद्र में लागू कर दिया जाता है। इसी बीच में आपके सामने जैसे भारत आजाद होता है तो प्रांत और रियासतें हैं वो किसका स्वरूप ले लेती हैं? राज्य का स्वरूप ले लेती हैं। और इससे निर्माण होता है आपके सामने किसका? राज्यों का निर्माण होता है प्रांतों और रियासतों से, और केंद्रीय सत्ता है वो केंद्र के रूप में तो रहती है। इसी प्रकार से जो पहले केंद्र और प्रांतों के बीच में संबंध थे वो अब संबंध देखने को मिले किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध देखने को मिले। तो अब अपन को बात भारत के संविधान के निर्माण के बाद में, भारत के स्वतंत्रता के बाद में केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध रहे और उनके बीच में कैसे कैसे तनाव उत्पन्न हुए, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन आगे बढ़े से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे जो आपके सामने हाइप वाला बटन दिखाई दे रहा है इस हाइप वाले बटन को भी जरूर से दबा देना है। आपको समझ में आ गया? और साथ के साथ आपको क्या करने वाली पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। अब शुरू करते हैं अपन इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघात्मक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो संघात्मक प्रणाली होती है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी बताया था। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से देख लेना। संघात्मक प्रणाली वो प्रणाली होती है जहां पर राज्य और केंद्र है वो आपस में क्या करते हैं? अपने मिलजुल कर अपने फैसले लेते हैं, नीतियों का निर्माण होता है। कुछ जगह केंद्र मजबूत होता है, कुछ जगह आपके सामने राज्य मजबूत होते हैं। लेकिन अगर अपन विस्तृत दृष्टि से देखें तो केंद्र है वो आपके सामने ज्यादा मजबूत होते हैं। समझ में आ गया? तो इसी प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? संघात्मक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें और जो राज्यों के बीच में अगर शक्तियों का जो विभाजन है वो स्पष्ट रूप से आपके सामने देखने को मिलता है, जहां पर जो भारतीय संविधान है उसमें राज्यों के लिए शक्तियों को राज्य सूची में डाला गया है और केंद्रीय की सूचियों को किस में डाला गया है? केंद्रीय सूची में डाला गया है। जहां पर दोनों अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है उन दोनों को आपके सामने सीमावर्ती सूची के अंदर डाला गया है, जिससे दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और जिसमें आपके सामने क्या हो सके? राज्य और आपके सामने केंद्र है वो अपने स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? कार्य कर सके, अपने फैसले ले सके। व्यवहार में इन संबंधों की प्रकृति जटिल और गतिशील रही है, जिसके सहयोग से तनाव दोनों ही क्षेत्रों में निहित है। मतलब अगर अपन विस्तार से पढ़ने का प्रयास करें तो व्यवहार में इन दोनों की जो प्रकृति आपके सामने, जो केंद्र और जो आपके सामने राज्य है, दोनों को अपने अपने जो नीति या जो फैसले लेने का जो अधिकार होता है इसके बीच में काफी बार तनाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पे शक्तियां होती हैं, जहां दो बड़े संप्रभु रहते हैं, वहां पर शक्तियों में तनाव तो देखने को ही मिलता है। अब कौन से तनाव के क्षेत्र हैं उनसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रकृति कहाँ, मतलब किस प्रकार की प्रकृति है, कहां पर जो दोनों के जो शक्तियां है उसका विभाजन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपके सामने विभाजन देखने को मिलता है विधायी संबंध, जो संबंध होते हैं वहां पर। इसमें क्या होता है आपके सामने? संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया जाता है। अगर हम विस्तार से पढ़ें तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 3 आपके सामने जो सूचियां हैं जहां पर नीतियों का निर्माण या फिर राज्य अपने राज्य केंद्र वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। वो 3 सूचियां कौन सी है? संघ सूची, जहां पर केंद्र सरकार जिन क्षेत्र अधिकार में जिन जो क्षेत्र हैं वहां पर अपने क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। राज्य सूचियां वो होती हैं जहां पर राज्य फैसले लेते हैं और सीमा सूची में दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। आगे की तरफ पढ़े, केंद्र की सर्वोच्चता। संघ सूची पर संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। अब अपन पढ़ेंगे कि कहां कहां पर किसकी सर्वोच्चता देखने को मिलती है। तो जो संघ सूची है वहां पर जो संसद है उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार है, जहां पर लोकसभा व राज्यसभा और जो राष्ट्रपति है वो तीनों मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, संसदीय प्रणाली के रूप में। वो क्या करते हैं? आपके सामने फैसले का या नीति का निर्माण करने का कार्य करते हैं। जैसे कि अब जो आपके सामने जो इनकम
इनकम टैक्स जो अमेंडमेंट बिल आया था, है ना, तो उसमें क्या क्या, पहले वो बिल लोकसभा से पारित होता है, फिर वो राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति से साइन होता है, और फिर वो क्या होता है आपके सामने पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो जाता है। समझ में आ गया? तो जहां पर सीमावर्ती सूची है वहां पर आपके सामने क्या कर सकते हैं, आपके सामने दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, दोनों के पास स्वतंत्रता होती है, लेकिन केंद्र को प्राथमिकता मिलती है। मतलब अगर केंद्र ने कोई कानून बना दिया, जैसे शिक्षा की बात करूं मैं आपके सामने, या स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा में केंद्र ने अगर कोई फैसला लिया तो, और राज्य ने फैसला लिया, तो अगर दोनों के बीच में विवाद चले तो किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा? केंद्र के द्वारा दिए गए नीति जो निर्माण किया गया उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अगले वाला पॉइंट है आपातकाल में हस्तक्षेप। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। देखो ये इसीलिए केंद्र की जो सूची है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब आपातकाल लगता है उस समय राज्य है उसके पास, संसद है उसके पास क्या होता है, राज्य सूची पर भी आपके सामने फैसले लेने के अधिकार होते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए जैसे आपके सामने जो क्या बोलते हैं राज्यपाल शासन लगा, उस समय भी ले सकते हैं। तो यही है, राज्य में कभी भी राज्यपाल शासन लग जाता है और उस समय केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, इसीलिए राज्य सूची से केंद्र को ज्यादा मजबूत माना गया है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, प्रशासनिक संबंधों की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेटिव रिलेशन है, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक देखने को मिलते हैं, जहां पर प्रशासन अधिकार राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से बटे हुए हैं उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। केंद्र के निर्देश, केंद्र राज्यों को कुछ मामलों में निर्देश करता है। समझ में आ गया? जैसे कि जो वन्य जीव हो गया, वहां पर केंद्र ज्यादा राज्य को बताएगा। कोई बहुत बड़ा मामला हो गया, वहां पर केंद्र ज्यादा फैसले लेता है। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं विशेष रूप से प्रशासन में जहां पर केंद्र के पास ज्यादा अधिकार होते हैं राज्य सरकार से। अगले वाला पॉइंट है अंतरराज्य समन्वय। अंतरराज्य समन्वय क्या होता है? अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 जैसे निकायों के माध्यम से राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है। एक अंतरराज्य परिषद का निर्माण किया गया 263 में, जहां पर दो अलग अलग राज्य, जैसे आपके सामने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अगर कावेरी नदी के जो पानी का विवाद चल रहा है उसको निपटारा करने के लिए एक अंतरराज्य परिषद का निर्माण किया जा सकता है, जहां पर दोनों क्या कर सकते हैं, अपने जो पानी का विवाद है, अक्सर पानी का विवाद या फिर जो आपके सामने भूमि का विवाद ही मुख्यतः देखने को मिलता है, और या अन्य कोई मतलब डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को, उस जो आपके सामने विवाद को निपटाने के लिए अंदर जो अंतरराज्य परिषद का निर्माण किया गया। और ये किस अनुच्छेद में बताई गई है इस परिषद के बारे में? अनुच्छेद नंबर 263 के बारे में बताया गया है। अगले वाला पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज जैसी अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र व राज्य के लिए समान रूप से कार्य करती हैं। तो जहां पे आपके सामने जो कलेक्टर से लेकर डीएम से लेकर राज्य सचिव तक, केंद्र सचिव तक किसके अंतर्गत बनते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं। तो वो कैसे कार्य करते हैं? वो उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन वो कार्य कहां पर करते हैं? राज्य सरकार के अधीन भी कार्य करते हैं, और जिन पर केंद्र का भी नियंत्रण रहता है और राज्यों का भी नियंत्रण रहता है, दोनों का समान रूप से नियंत्रण देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है वित्तीय संबंध। पहला पॉइंट है कर का विभाजन होना। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच में कर लगाने और राजस्व के वितरण की शक्ति को निर्धारित करते हैं। तो केंद्र के पास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति किसकी है? आपके सामने जो शक्ति देखने को मिलती है वो कर लगाने की शक्ति देखी जाती है। जैसे जीएसटी लगा तो, लेकिन कर लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर कर से संबंधित अगर कोई आपके सामने संविधान में संशोधन किया जा रहा है या कोई नीति का निर्माण किया जा रहा है, कोई आपके सामने कोई कानून पेश किया जा रहा है, तो वो पहले संसद से पास होगा और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो राज्य होते हैं, लगभग 2/3 राज्य होते हैं, वहां से उसको पास करवाना जरूरी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां पर क्या आपके सामने केंद्र राज्यों पर कर लगाने और राजस्व की जो वितरण की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। तो जीएसटी सारी कलेक्ट होकर कहां पर जाती है? केंद्र सरकार के पास जाती है, फिर वो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके सामने आगे। वित्त आयोग, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो क्या करता है आपके सामने? राज्यों और केंद्रों के बीच में राजस्व बांटने का कार्य करता है। क्या करता है? कितना पैसा किस राज्य को मिलना चाहिए, किस राज्य को अपने
जो राज्य है उसमें ज्यादा, जैसे बिहार जैसा क्षेत्र है पिछड़ा है, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए उसको पिछड़ेपन से बाहर निकलने के लिए। तमिलनाडु कर्नाटक है वो जीएसटी, अपनी जीएसटी से भी काम चला सकते हैं, इसीलिए विशेष अनुदान की भी मांग की जाती है। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य वो किसकी बात करता है, विशेष अनुदान की बात करता है कि हमें अपने पिछड़ेपन को या हमें और ज्यादा विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, पैसे को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष हमें अनुदान मिलना चाहिए ताकि हम अपना बजट बढ़ा सके और ज्यादा क्या कर सके, अपना विकास कर सके। अनुदान, केंद्र और राज्यों को विभिन्न अनुदान उद्देश्यों के लिए अनुदान किया जाता है। तो जो अलग अलग प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं उसमें केंद्र और राज्य क्या करते हैं, अनुदान देने का कार्य करते हैं। जैसे विशेष अनुदान दे दिया है ना, केंद्र को बाढ़ आ गई तो बाढ़ पे आपके सामने कुछ पैसे दे दिया, अकाल आ गया तो आपके सामने अकाल पे कुछ पैसों को आवंटित कर दिया गया, है ना, विशेष राहत कोष के नाम से बोला जाता है ना। तो ये सब शक्तियां, क्यों, सारा का सारा पैसा केंद्र के पास रहता है तो उसी के अधिकार में चीजें रहती हैं, तो वो क्या करता है, कभी कभी राज्यों को जरूरत होती है तो उनको पैसे में बंटवारा करने का भी कार्य करता है, उसको अनुदान के नाम से जाना जाता है। ऋण लेने की शक्ति, राज्यों को ऋण लेने की शक्तियां की कुछ सीमाएं, खास करके जब केंद्र उनसे ऋण लेना चाहता है। कोई भी राज्य है वो आपके सामने ऋण ले सकता है, लेकिन अब राज्य 50 रुपए कमा रहा है और वो चाह रहा है कि मैं तो 150 रुपए का ऋण ले लूं, भाई चुकाएगा कहां से वो, समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई भी राज्य है उसको कितना ऋण देना चाहिए, कितना ऋण आपके सामने उसको मिलना चाहिए, सब चीज भी कौन डिसाइड करता है, केंद्र डिसाइड करता है। अब आपके सामने ये तो देखिए प्रकृति आपने कैसे कैसे, जहां पर आपके सामने केंद्र और राज्यों के बीच में, जो दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, दोनों के बीच में आपके सामने देखने को मिलता है बंटवारा समान रूप से। अब दोनों के बीच में भाई दो घर में दो लोग रहते हैं तो वो कितने आराम से रह लें, कभी कभी तो झगड़ा होता ही है, तो विवाद कहां पर देखने को मिलता है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, केंद्र के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है, जो अक्सर उसकी भूमिका को केंद्र के एजेंट के रूप में देखा जाता है। तो अक्सर क्या होता है, जैसे आपने समझा कि केंद्र में मान लीजिए आपके सामने बी पार्टी है, बी नाम की कोई पार्टी है, और आपके राज्य में ए नाम की कोई पार्टी है, सी नाम की कोई पार्टी मान लो, तो अब क्या होगा, राज्यपाल कहां से नियुक्त होता है, केंद्र से। अब वो विपक्ष की पार्टी है, समझ में आ गया, तो वो क्या करेगा, आपके सामने जो उसको जो केंद्र में जो उनके बजट पेश किया गया, कोई नियम बनाया गया, कोई नीति का निर्माण किया गया, उसको राज्यपाल आगे पास ही नहीं करता है। और खास करके आपके सामने केरल राज्य वर्सेज राज्यपाल, आंध्र प्रदेश राज्य वर्सेज राज्यपाल जैसे प्रमुख मामले आज के समय देखने को मिल रहे हैं, जहां पर राज्यपालों पर खुला आरोप लगता है कि वो जो आपके सामने राज्य सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं, उनके बीच में बाधा के रूप में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार सीधा आरोप लगाते हैं कि वो राज्यपाल है जो एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, वो किसके इशारे पर कार्य करता है, केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य करता है। खासकर सरकार को बर्खास्त करने के लिए जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब क्या कर दिया जाता है, आपके सामने, विशेषकर आपके सामने जो सरकार है वो राज्यपाल है वो केंद्र की बातों को ज्यादा ध्यान में रखता है। अनुच्छेद नंबर 356 की बात करें, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति कई बार राज्य जो राजनीतिक उद्देश्यों के दुरुपयोग के लिए किया जाता है। काफी बार क्या देखने को मिलता है, सरकार को, जो केंद्र सरकार होती है उसमें अगर मान लो कोई राज्य जैसे राजस्थान राज्य है, अब वहां पर सरकार वो काफी दिन से उनकी बन नहीं रही है, जो केंद्र में सरकार उनकी, तो वो क्या करेंगे, वहां पर किसी ना किसी कूटनीति का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो ये बहुत बार आरोप लगता है कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और राज्यपाल शासन है वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, जिससे जो ये जो सिद्धांत था जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में एक मजबूत और एक सहसंबंध, एक घनिष्ठ मित्र जैसा रिश्ता होना चाहिए, वो कभी कभी एक कटु दुश्मन जैसा क्या बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। अब इसका अगर आप उदाहरण लो तो बंगाल और आपके सामने केंद्र सरकार के बीच में चलने वाले विवाद किससे छुपा हुआ है, राजस्व का बंटवारा। राज्य अक्सर ये शिकायत करते हैं केंद्र उन्हें पर्याप्त जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराता है। ये बात बहुत है, जीएसटी जो कलेक्ट जितना कोई राज्य करके देता है उतना जीएसटी उस राज्य को नहीं मिलता है। ये सिर्फ आपके समय केंद्र सरकार है उसके ऊपर ये बहुत बार ये आरोप लगता है, और बड़ी बात तो जब हो जाती है जब उसी सरकार की, उसी पार्टी की सरकार के राज्य भी दावा कर देते हैं कि हमने जितनी जीएसटी केंद्र सरकार को दी, केंद्र सरकार ने हमें वापस नहीं लौटाई है। तो
जितना कर आपके सामने, जितना कर है, जितना राजस्व है, जितने संसाधन को राज्य दे रहा है, उसके बदले में काफी बार क्या होता है आपके सामने उन्हें वापस नहीं मिलता है। तो इससे भी आक्रोश देखने को मिलता है। राज्य के राजस्व स्रोत पर केंद्र अत्यधिक नियंत्रण करता है, क्योंकि पैसा है भैया जी, वहां पर सब कुछ है। तो राज्य पर सबसे ज्यादा पैसों का नियंत्रण करने का कौन कार्य करता है आपके सामने? केंद्र। उसके पास ये शक्ति होती है, तो उस पर आपके सामने काफी बार नियंत्रण करने का प्रयास करता है। केंद्र की विधायी हस्तक्षेप। सीमावर्ती सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून या कुछ राज्यों के कानूनों पर राष्ट्रपति की सहमति में देरी से तनाव बनता है। तो मैंने आपको बताया था ना, राज्यपाल क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छी नीतियों का निर्माण कर रही है, बहुत अच्छे कानून ला रही है, जनता के हित का कार्य हो रहा है, तो लग रहा है कि अगली बार भी हमारी सरकार यहाँ बनती नहीं दिख रही है, तो वो क्या करते हैं, कूटनीति का उपयोग करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वर्सेज दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में होने वाली टकराव आपने अक्सर हमेशा देखा होगा, जहां पर क्या होते थे, वहां का राज्यपाल उन्हें काम करने नहीं दिया करता था। ये काफी बार वहां की सरकार ने आरोप लगाया। वहां के जितने नियम होते थे, नीतियां होते, उनपे वो क्या नहीं करता था, फैसले ही नहीं ले पाते थे। योजना आयोग में नीति आयोग और केंद्रीय योजनाएं। राज्यों का मानना है कि केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाएं राज्यों के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती है। काफी बार क्या देखने को मिलता है आपके सामने, जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना थी, समझ में आ गया, और केंद्र में क्या थी, आयुष्मान योजना थी। अब दोनों में क्या अंतर था, चिरंजीवी योजना में आपके सामने 20 लाख से ज्यादा आप क्या कर सकते थे, आप फायदा उठा सकते थे जो स्वास्थ्य लाभ का। आयुष्मान में 5 से 6 लाख रुपए तक है। अब जितने दिन जो यहाँ की सरकार रही, जो विपक्ष की सरकार है जो इस समय, उसने क्या किया, उसने चिरंजीवी योजना को लागू करके रखा, जनता को ज्यादा लाभ मिला। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई देखो, ज्यादा फायदेमंद जनता के लिए चिरंजीवी योजना थी, आयुष्मान नहीं थी। सरकार आई, सरकार ने नियम बदल दिया आपके सामने, समझ में आ गया। तो काफी बार ये आरोप लगते रहते हैं केंद्र सरकार पे कि आपने जो योजना बनाई है, माना कि वो हो सकता है कुछ राज्यों के लिए बेहतर हो, लेकिन हर राज्य के लिए समान रूप से सही हो ये जरूरी नहीं होता है। इसीलिए काफी बार जो दूसरे राज्यों पर अपनी इच्छाओं को थोपना भी सही नहीं माना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। राज्य अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र नियंत्रण को अपनी प्रशासनिक स्वायत्ता के लिए चुनौती मानता है। क्या देखा जाता है कि जितने भी आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, जो अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, ये सारे कहां से नियंत्रित रहते हैं, केंद्र सरकार से विशेष रूप से नियंत्रित रहते हैं। समझ में आ गया। जैसे गृह विभाग के नीचे जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं वो सारे रहते हैं। आईएफएस हो गए तो डायरेक्ट फॉरेन सर्विसेज के लिए जाते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट के नीचे रहते हैं। तो ये जितने भी अधिकारी रहते हैं ज्यादातर केंद्र सरकार से नियंत्रित रहते हैं। ये क्या करते हैं, जब विपक्ष की सरकार बनती है जो केंद्र से विपरीत होती है, उस पर कार्य बाधा का काफी बार आरोप लगता है कि जितने अधिकारी हैं उनको जो आपके सामने कार्य करने के लिए बोला गया वो उस कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं, तो जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भाषाई और सांस्कृतिक मुद्दे। भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन करना या किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करना मुद्दे भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव पैदा कर देते हैं। काफी बार क्या होता है, भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण किया जाता है और एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का निर्माण कर देता है। जैसे हिंदी भाषा है, वो भाषा आपके सामने उत्तर भारत में काफी अच्छे विस्तार से बोली जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में उसको उतनी सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता है। उस पे क्या आरोप लगते रहते हैं, साउथ में जितने भी जो राज्य हैं, दक्षिणी राज्य, वो सीधा कहते हैं कि हम पर हिंदी को थोपा जा रहा है, हम हिंदी को उतनी स्वीकार्यता नहीं देते हैं। समझ में आ गया। तो इससे बहुत बड़े विवाद है वो खड़े हो जाते हैं। तो यही देखने को काफी बार क्या होता है, इन सब जैसे आज के समय महाराष्ट्र में मराठी आंदोलन चल रहा है, जो मराठी भाषा आपको आना जरूरी है, तो इसमें काफी बार राजनीतिक लाभ भी होते हैं और साथ के साथ क्या होता है आपके सामने लोगों की जन भावना भी होती है कि हम अपनी भाषा को अपनाएं, हम क्यों दूसरी भाषा को अपनाएं जब हमारी भाषा में इतनी स्वायत्ता देखने को मिलती है, जो उसको इतनी सहजता से हम स्वीकार करे हुए हैं। अगले वाला पॉइंट है कानून व्यवस्था। राज्य सूची के विषय होने के बावजूद केंद्र सरकार कभी कभी कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। काफी बार क्या करती है केंद्र सरकार, कूटनीति का उपयोग करते हुए राज्य सूची से संबंधित विषयों पर भी अपने कानूनों का निर्माण कर देती है, जिसमें क्या हो जाता है, दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। निष्कर्ष की बात करें, भारत में केंद्र राज्यों के संबंध सहयोग, समन्वय व संघर्ष का मिश्रण है। अगर अपन बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो आपके सामने खट्टे मीठे रिश्ते हैं। काफी बार बहुत समन्वय देखने को मिलता है। जब पक्ष की सरकार होती है, विपक्ष की सरकार हो जाती है, तो वही संबंध खट्टे से मीठे भी
मीठे से खट्टे भी हो जाते हैं। एक मजबूत केंद्र राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए आवश्यकता है। अगर आपके सामने एक मजबूत, आपके सामने अगर केंद्र हो, गठबंधन की सरकार के बाद में के नहीं हो, तो आपके सामने क्या एकता व अखंडता का प्रतीक होता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है कोई भी देश के लिए। वही राज्यों की स्वायत्ता भी क्षेत्रीय आकांक्षा व विविधताओं के लिए अपरिहार्य भी है। विभिन्न आयोग, सरकारी आयोग, क्षेत्रीय आयोग, इन सब ने जो संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। काफी बार जब दोनों में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो सहकारी आयोग और पूंछी आयोग का निर्माण किया गया, जो इन सब चीजों को क्या किया गया, जो ये आयोग है इन्होंने क्या किया है, दोनों के बीच में संबंध सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिससे संघवाद क्या हो सके, आपके सामने और अधिक मजबूत हो सके और उसको और ज्यादा संतुलित बनाया जा सके। तो यहाँ पर आपके सामने जो ये है केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध देखने को मिलते हैं, उसमें उनकी प्रकृति क्या है और उनके बीच में कैसे कैसे तनाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उन सबके जो जितने भी सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, उसका जो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की जो भूमिका होती है, उसकी भारतीय शासन प्रणाली में क्या भूमिका है। समझ में आ गया? तो आपको पता है, सब संवैधानिक दृष्टि से अगर अपन देखने का प्रयास करें तो सबसे शक्तिशाली पद कौन सा होता है, किसका होता है? राष्ट्रपति का सबसे शक्तिशाली पद होता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से और वास्तविक दृष्टिकोण से अगर अपन धरातल पे समझने का प्रयास करें तो सबसे शक्तिशाली पद कौन सा, आपको सबको पता है, प्रधानमंत्री का बारे में। अगर आपको ये चीज जाननी है तो आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों के बारे में पूछना है कि भाई आपके राष्ट्रपति का क्या नाम है। शायद वो नहीं बता पाए, लेकिन अगर उनसे पूछ लेना कि आपके प्रधानमंत्री का क्या नाम है, वो तुरंत फटाक से आपको बता देंगे। तो इसी चीज से पता चलता है कि वास्तविकता में किसकी शक्तियां ज्यादा हैं। तो इसी चीज के अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दें। नीचे जो हाइप वाला बटन है, इसको जरूर से दबा दें। जैसे आप इसको दबाते हो तो आपको क्या होता है, और ज्यादा लोगों के पास पहुंचता है। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। आप पढ़ते अपन विस्तार से। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। तो आप अगर अपन बात करें भारत की जो संसदीय प्रणाली है, शासन प्रणाली है, इसमें प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ही क्या करती है, आपके सामने मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण करने का कार्य करता है। तो दोनों की अगर अपन संवैधानिक दृष्टि से देखें, अपन शासन प्रणाली की दृष्टि से देखें, दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा आपके सामने मजबूत दिखाई देती है। और दोनों के सामने दोनों की जो भूमिका वो क्या बहुत ही ज्यादा निर्णायक होती है। वे देश के वास्तविक कार्यपालिक होते हैं, मतलब देश पे वास्तविक रूप से आपके सामने कार्य करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, जो जनता के सामने भी रहते हैं, वही प्रशासनिक, कानूनी और आपके सामने अन्य फैसले लेने का कार्य करते हैं। और अगर मैं आपको इससे भी और बढ़ के आपके किसी शब्द का प्रयोग करूं तो वो ये होगा कि शासन का संचालन का कार्य ये करते हैं। वही बात है भाई, आपके घर में जब क्या हो, दादू को नहीं होगी, दादा की उम्र हो जा, है ना, दादा की कदर और उसके बाद में बेटा ही न्यारा हो जाए, है ना। तो उसके बाद में क्या है, दादू सिर्फ नाम मात्र को रह जाए राष्ट्रपति की नया, तो सारो घर को काम काज के चाले पर राम स्वरूप जी का बेटा ही, राम स्वरूप जी को नाम चाले, लेकिन काम कौन करी ज्यादा, बेटा करी। तो इसी तरीके से समझ सकते हो आप इस व्यवस्था को भी। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं आपको चीजों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले वाला पॉइंट है प्रधानमंत्री की भूमिका। तो प्रधानमंत्री की क्या क्या भूमिका होती है। पहले वाला पॉइंट है सरकार का मुखिया। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो आपको पता है भारत में क्या चलती है, संसदीय प्रणाली चलती है, जिसमें आपके सामने क्या होता है, भारत में जो अलग अलग प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। और वो आपके सामने, उन्हें क्या बोला जाता है, आपके सामने लोकसभा मेंबर के नाम से जाना जाता है। वो क्या करते हैं, आपके सामने यहाँ पर लोकसभा में आके बैठते हैं। वही लोग क्या करते हैं, जिसके पास जिस सरकार के पास, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर उनको बहुमत से ज्यादा अगर वोट मिलते हैं, बहुमत से ज्यादा अगर सीटें मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं, मिलकर सारे लोग अपने मुखिया को चुनते हैं। जैसे
बीजेपी को आप केंद्र सरकार में क्यों बीजेपी को इस बार खुद को बहुमत से ज्यादा सीटें नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, गठबंधन का निर्माण किया, एनडीए का निर्माण किया, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाता है। उसमें आपके सामने उन्होंने किसको चुना, नरेंद्र मोदी हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना। समझ में आ गया। तो उसमें सारे के सारे एनडीए के जितने भी जो मंत्री थे उनका उसमें योगदान रहता है। वो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, वो कैबिनेट से संबंधित बैठकों का अध्यक्षता करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो कैबिनेट है, कैबिनेट के द्वारा जो अलग अलग फैसले लिए जाते हैं बैठक के, उसकी अध्यक्षता लेने का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट में वित्त मंत्री, आपके सामने गृह मंत्री, जितने जो मंत्री होते हैं प्रमुख मंत्री वो उसमें बैठे होते हैं, उसमें आपके सामने फैसला लिया जाता है। जैसे ऐसे समझ लो भाई थार दादो और थार सारा का पुत्र है, वह सारा बैठ के कोई फैसला ले लो कि भाई अपन जो छुट्टियों बालक है की सगाई कर देने से, इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। सरकार से संबंधित फैसले होते हैं। मान लो कि भाई नई शिक्षा नीति लागू करनी है, आगे हमारे किस किस फैसले लेने वो कैबिनेट में लिए जाते हैं। नीतियों का निर्धारण होता है कि आने वाले समय में हम अलग अलग प्रकार की कौन सी विकास परियोजनाओं को चलाएंगे, किस प्रकार से हमें अपनी सरकार के जो उद्देश्य हैं उनको आगे बढ़ाना है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय, अब क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत थी कोरोना के अंदर, तो उस समय क्या होगा, आपके सामने वित्त मंत्रालय से आपके सामने विशेष छूट लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर क्या हो रहा, दोनों के बीच में बातें अच्छे से नहीं चल रही है, दोनों में वो सहमति नहीं बन पा रही है, तो प्रधानमंत्री दोनों मंत्रियों को बिठाकर उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का कार्य कर सकता है। अगले वाला पॉइंट है मंत्रिपरिषद का नेता। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों का चयन करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या करता है, जो अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं उनका चयन करने का कार्य करता है और उन्हें विभागों का आवंटन करने का भी कार्य करता है। और जो अलग अलग प्रकार के जो विभाग होते हैं, आप ये सोचते हो ना कि मंत्रिपरिषद को किया गया बर्खास्त और अब चुनी गई नई मंत्रिपरिषद, मतलब पुराने मंत्रियों को हटा दिया गया, अब नए मंत्रियों को चुना गया है। और काफी बार ये भी सुनते हो ना कि किसी को अलग, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय था, अब उसको क्या दे दिया गया, टेलीकॉम मंत्रालय दे दिया गया, गृह मंत्रालय दे दिया गया। तो इन सब विभागों में क्या आपको आवंटन देखने को मिलता है। वो मंत्रियों को निर्देश करते हैं और उनको कार्य को निगरानी भी करते हैं। मतलब अगर भाई स्वास्थ्य मंत्रालय में चीजें अच्छे से नहीं चल रही है तो उनको बता दिया जाता है कि भाई जो नीट यूजी है उसमें घपलेबाजी देखें, तो उनको बताया कि भाई आप उसमें सुधार कीजिए, किस किस प्रकार से कार्य करना है, आगे आने वाले दिनों में हमें कौन सी विकास परियोजनाओं को लागू करना है, उसको ध्यान भी रखते हैं कि जैसे आयुष्मान भारत योजना है क्या वो सही से लागू हो रही है, उसमें कुछ खामियां देखने को मिलती हैं तो मंत्री को बुलाकर उससे पूछ ली गई कि भाई आपको कहां कहां पर सुधार करने की जरूरत है, आपने कितनी प्रगति की है। मंत्रियों से पद को हटाने की शक्तियां भी किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास ही मंत्रियों को हटाने की शक्तियां भी देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक सेतु का भी कार्य करते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मतलब कोई आपके सामने कानून का निर्माण किया गया, संसद में उसको बिल को पास किया गया, पहले लोकसभा से राज्यसभा से, लेकिन राष्ट्रपति है वो उससे सहमत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो आपके सामने प्रधानमंत्री को बुलाकर उनके बीच में बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं उस मामले को। या और कोई चीजों में अगर बात अटकी हुई है जहां पे राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत थी वो नहीं मिल पा रही है, तो प्रधानमंत्री है वो उस मामले पर राष्ट्रपति से चर्चा करके उस चीज को सुलझा सकते हैं। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करा सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद के जो जो निर्णय होते हैं उससे राष्ट्रपति को बता सकते हैं कि भाई अगर कोई कानून का निर्माण किया गया है और राष्ट्रपति उसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ये कानून है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, मुझे इसके बारे में जानना है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद की तरफ से उन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। और जो वो राष्ट्रपति है उसको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का भी कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है। अगले वाला पॉइंट है लोकसभा के नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता भी होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, जो लोकसभा होती है उसमें सत्तारूढ़ दल के नेता भी उन्हें माना जाता है। वह सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा भी करते हैं। मतलब जैसे एक होता है विपक्ष का नेता, जैसे इसमें राहुल गांधी है, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भारत में विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी है, तो वो क्या करते, वो है विपक्ष के नेता। ऐसे सत्तारूढ़ के जो दल के बिना बनाए नेता कौन बन जाता है, प्रधानमंत्री बनता है। प्रमुख नेता, वह सदन में सरकार की नीतियों घोषणा, कुछ प्रमुख नीति है उसकी घोषणा कौन करेगा,
डायरेक्ट प्रधानमंत्री करते हैं, ताकि उसकी क्या होती है, उसकी एक बहुत अच्छे से पब्लिशिंग भी हो जाती है, बहुत अच्छे से उसका प्रभाव भी पड़ता है। और कुछ महत्वपूर्ण विधायकों पर बहस में भी आपके सामने हिस्सा लेते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण विधायक है, देश के लिए जरूरी है और सरकार के लिए भी एक ऐसा फैसला है जो आपके सामने जरूरी है, जो उनके एजेंडे में था, जिसको लागू करना जरूरी था, तो इस प्रकार की बहसों में आपके सामने कौन देखने को मिलते हैं, प्रधानमंत्री। वो आकर इन सब चीजों में आपके सामने फैसला लेने का कार्य करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नीति निर्माण में प्रमुख उद्देश्य भूमिका। देश के आंतरिक व विदेश नीतियों के निर्माण में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो सबसे ऊपर देखने को मिलती है। मतलब देश के अंदर अगर कहीं पर दंगे देखने को मिल रहे हैं, जैसे मणिपुर में देखने को मिल रहे हैं, और कहीं क्षेत्र पे दंगे हो गए, विवाद हो गई, भाषी विवाद हो गया, जाति विवाद हो गया, धार्मिक रूप से आपके सामने विवाद देखने को मिलते हैं, या विदेश नीति, विदेश में किस देश के साथ कैसा रिश्ता रखना है, कहां पर कूटनीति का प्रयोग करना है, तो इन सब चीजों पर भी किसके निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके निर्णय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करने का कार्य करते हैं। मतलब भारत में जैसे बड़े G20 हो गया, G7 हो गया, ब्रिक्स की समिट हो गई, और कॉमनवेल्थ जो मीटिंग होती है, वर्ल्ड जो यूएनओ की मीटिंग हो गई, जो बड़ी बड़ी जहां पर मीटिंग देखने को मिलती है, जहां पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वहां पर भी जो आपके सामने कौन नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति नेतृत्व करने का कार्य करता है। अन्य संस्थाओं के प्रमुख, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जैसे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, जिसपे डायरेक्ट प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वहां के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष के रूप में माना जाता है, जिन्हें मतलब डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सीधा का सीधा इन सब जो आयोग है इस पे प्रधानमंत्री की क्या होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषद व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। संकट में प्रबंधन, देश में किसी भी संकट, जैसे आंतरिक सुरक्षा हो गई आपके सामने, प्राकृतिक आपदा, मतलब देश में कोई, मैंने बताया दंगे चल रहे हैं, या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में आपके सामने जो स्ट्राइक देखने को मिली थी, ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला था, तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उस पर प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वोपरि होती है, और उन्हीं के द्वारा लिए गए फैसलों को ही क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, उन्हीं पर अमल भी देखने को मिलता है। और दूसरी बात, जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। अगर किसी प्रकार की ऊंच नीच होती है तो क्यों, कौन जवाबदेही तय करता है, प्रधानमंत्री को ही जवाबदेही तय करनी होती है। जवाबदेही मतलब आपके सामने कोई गलती होगी तो वही उसके लिए भुगतभोगी भी होते हैं। तो यह थी प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य पॉइंट, जहां पर वो क्या होते हैं, सीधे सीधे आपके सामने सरकार के मुखिया के रूप में जाना जाता है, मंत्री परिषद के नेता के रूप में भी उनको जाना जाता है, साथ के साथ वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में भी उनको देखा जाता है। अब अगले वाले पॉइंटों की बात करें, मंत्री परिषद की भूमिका की बात करें। नीति निर्माण का क्रियान्वयन करना, मंत्री परिषद सरकार के प्रमुख नीति निर्माता होते हैं। मतलब जो मंत्री परिषद होती है ना, वो क्या करती है, आपके सामने जो सरकार के द्वारा अलग अलग जो नीतियां होती हैं उसके निर्माण करने में सहायक होती है। यह विभिन्न प्रकार की आपके सामने नीतियों का निर्माण करती है और उसे लागू करने का भी कार्य करती है। मतलब जो मंत्री परिषद क्या होती है, वो जो अलग अलग प्रकार की नीतियां, स्वास्थ्य से संबंधित नीति, शिक्षा से संबंधित प्रकार की जो नीतियां होती हैं उसका निर्माण करने का भी कार्य करती है, और देश में उन सभी नीतियों को लागू करने का भी कार्य कौन करती है, मंत्री परिषद लागू करती है। तो आप ये समझते हो ना कि वित्त मंत्री ने आपके सामने इनकम टैक्स बिल लाया, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वास्थ्य बिल को लाया गया, गृह मंत्री के द्वारा आपके सामने जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित बिल लाया गया, रक्षा मंत्री के द्वारा रक्षा मंत्रालय से संबंधित कोई बिल लाया गया। तो ये सब मंत्री हैं, मंत्री परिषद का हिस्सा है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन्हीं के द्वारा आवश्यक कानूनों को लागू किया जाता है, उन सब विधेयकों को संसद में पेश किया जाता है, कुछ नई नीतियों का निर्माण किया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विधायकी कार्य। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्री संसद के विधेयकों को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। मतलब जो मंत्री परिषद में जितने भी संसद सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी विधेयक होते हैं, मैंने आपको अलग अलग विधेयकों के नाम बता दिए, उन सबको प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा से संबंधित स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा मंत्री, तो जिसके अधीन जो मंत्रालय आता है वो उससे संबंधित आपके सामने पेश करने का कार्य करता है विधेयक को।
विधेयक को। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, सरकार के अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं और सरकार के स्वयं महत्वपूर्ण एजेंडा विधेयक के, जैसे जीएसटी जैसा जो बड़ा आपके सामने विधेयक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, काफी बार जो बड़े मंत्री होते हैं वो पेश कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी काफी बार उन सब चर्चाओं में या बिल में बातचीत में आते हैं। वरना तो नॉर्मल आपके सामने जो सरकार के मंत्री होते हैं वही आपके सामने विधेयकों को पेश करते हैं। प्रशासन का संचालन, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है और आपके सामने प्रत्येक मंत्री होता है ना उस विभाग का, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का स्वास्थ्य मंत्री मुख्य होता है, गृह मंत्रालय का गृह मंत्री मुख्य होता है। तो जो जितने भी आपके सामने जो मंत्रालय देखने को मिलते हैं, उनके जो विभाग के जो मंत्री होते हैं वही उनके प्रमुख देखने को मिलते हैं। और अपने विभाग से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उन सबको संचालन करने का भी कार्य कौन करते हैं, विभागीय मंत्री उनका संचालन करने का कार्य करते हैं, मतलब उनको चलाने का भी कार्य करते हैं कि भाई अगर किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट बनानी है, स्वास्थ्य मंत्रालय देखता है। रक्षा मंत्रालय में कितना बजट आवंटित करना है, कितना स्वदेशी पे करेंगे, कितना विदेशी हथियार खरीदेंगे, सब चीजें रक्षा मंत्रालय के मंत्री देखने का कार्य करता है, रक्षा मंत्री देखता है। वे अपने विभाग की प्रगति व समस्याओं को प्रधानमंत्री व संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं और जो उनके विभाग में कैसे किस प्रकार की प्रगति चल रही है और जो समस्याएं हैं उसको प्रधानमंत्री और संसद के सामने क्या करते हैं, जवाबदेही पेश करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री को बताते हैं भाई, अब प्रधानमंत्री को जनता पूछती है कि साहब हमने आपको चुना है और स्वास्थ्य मंत्रालय में काम अच्छा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, तो प्रधानमंत्री क्या पूछेंगे, सीधे बुलाएंगे स्वास्थ्य मंत्री को, हाँ साहब आपको हमने मंत्री बनाया, आप हमारे प्रति जवाबदेही हो और हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। तो उसी तरीके से फिर प्रधानमंत्री उनसे सवाल जवाब करता है और हम प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करते हैं। लेकिन ऐसा भारत में होता है नहीं साहब, हम तो भैया जी सीधी बात है, हम तो आपस में लड़ लेते हैं, बस नेताओं को कुछ नहीं बोलते हैं। जिन नेताओं को जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है उनको अंततः जनता उनकी सेवा करती है। कितनी विडंबना की बात है भारत जैसे देश के लिए, लेकिन जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, हम इसी प्रकार के शोषण का शिकार होते रहेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो मंत्रिपरिषद जितनी भी होती है वो सारी क्या होती है, लोकसभा होती है, उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी देखने को मिलती है। जिससे ये शब्द कहां पे कहा गया, अनुच्छेद नंबर 75 में, मतलब जितने भी मंत्री हैं उनसे सवाल कौन पूछ सकता है, वहां से जितने भी लोकसभा में मेंबर है सब पूछ सकते हैं। और लोकसभा में मेंबर है उनसे कौन सवाल पूछ सकता है, जनता सवाल पूछ सकती है। क्यों, क्योंकि भाई थारा गांव को जो एमएलए है, थारा मतलब क्षेत्र को एमएलए उन चुन के भेजे थे को साहब हमारे गांव में सड़क कौन बनी। अब वो एक एनएच हाईवे समझ लो, कोई हाईवे निकलना था, नेशनल हाईवे, वो कौन बन रहे हो या उन टूट फूट है उन बढ़िया को नहीं बने हो, तो देखो क्या होगा, सीधा थारा एमएलए पकड़ोगा, एमएलए सिद्ध करोगे के सड़क परिवहन मंत्रालय के सामने प्रश्न रखेगा कि साहब हमारे गांव से, हमारे जो क्षेत्र से एनएच निकलता है इसमें समस्या है। तो अब क्या करेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा उस मंत्रालय के मंत्री को। समझ में आ गया। तो इसीलिए जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व दिखाई देती है। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ देखने को मिलता है आपके सामने, एक मंत्री एक कार्य व पूरी मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। एक मंत्री एक कार्य, सड़क परिवहन मंत्री सड़क से संबंधित, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य से संबंधित, रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय से संबंधित। साथ के साथ इसी तरीके से पूरी मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। यदि लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास व्यक्त करती है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अगर मंत्री परिषद है, अगर वो आपके सामने वो लोकसभा में उसको वो अपने क्या जो अविश्वास है, जनता उस पर विश्वास नहीं करती या कम मंत्री हैं, तो उन पर क्या हो सकती है, पूरी की पूरी सरकार, अगर ये समझ लो मंत्री परिषद ने अगर इस्तीफा दे दिया ना तो सरकार चली जाती है ना। अगर वो दूसरी पक्ष में चले गए, पूर्ण रूप से नहीं रहे, तो इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत महीन पॉइंट है। अगर मंत्री परिषद है वो क्या होती है, अगर मंत्री परिषद जवाबदेही नहीं रह पाती है, अगर जितने मंत्री हैं वो पाला बदल के दूसरों के पास चले गए तो क्या पूरी सरकार गिर सकती है। बजट और वित्तीय प्रबंधन, मंत्री परिषद वार्षिक बजट तय करती है, तो वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट को तैयार किया जाता है और देश में किस प्रकार से जो संसाधन है उनको प्रबंधन किया जाएगा, कहां कहां पर किस किस विकास परियोजनाओं पे पैसा को लगाया जाएगा, कहां कहां पर वो पैसे उसको आवंटित किया जाएगा। अगले वाला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। विदेश मंत्री व अन्य संबंधित मंत्री वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनका संचालन करने का भी कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो फैसले हैं उनका लेने का भी
कार्य करते हैं। संक्षेप में अगर अपन बात करें आपके सामने, भारतीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और देश के जो शासन व्यवस्था वास्तविक रूप से संचालित होती है। अगर अपन बहुत गहराई से समझे तो भारतीय शासन प्रणाली में मंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। उनकी भूमिका केवल आपके सामने कार्यकारी नहीं, मतलब सिर्फ कार्यों को करना ही नहीं है, बल्कि नीतियों का निर्माण करना, विधायी प्रक्रिया मतलब कानूनों का निर्माण करना, उनको सही से लागू करना और प्रशासनिक दृष्टि से धरातल पे नीतियों का लागू करना भी उन्हीं की जवाबदेही होती है। पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है और ये सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह आपके सामने जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।